हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षा गार्डन। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं हम लोग वो आपका थर्ड पार्ट हो जाएगा मौलिक अधिकार का। और हमने लास्ट जो टॉपिक डिस्कस किया था मौलिक अधिकार का वो ये 22 तक, आर्टिकल 22 तक हमने कर लिया था। और अगला जो टॉपिक है ये 24 से बात करेंगे। इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात किया गया है और 22 तक जो स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत जो था वो सब हम लोगों ने कर लिया है कवर अप। चलिए आगे देखते हैं। तो जो अगला हेडिंग है वो आपका है मौलिक अधिकार का जो वर्गीकरण है। बेसिकली वो आपने 1 2 समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ये शोषण के विरुद्ध ये अधिकार आपको करना है। तो वर्ग 3 मौलिक अधिकार का, इसके अंतर्गत आपको 2 आर्टिकल के बारे में समझना है। तो ये 23 और 24 2 आर्टिकल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे 2 आर्टिकल के बारे में। तो अनुच्छेद 23 में इसे मानव का दुर्व्यापार व बिगाड़ एवं बलात् श्रम पर रोक लगाया गया है। तो आर्टिकल 23 में ये कहा गया है कि किसी मानव से दुर्व्यापार ही एक होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं इसी को इंग्लिश में। तो मतलब आप मानव का वस्तु के समान खरीद बिक्री नहीं करेंगे, इसी को क्या है दुर्व्यापार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मानव का जो है वो वस्तु के अनुसार से खरीद बिक्री नहीं किया जाएगा। आप इस उद्देश्य से खरीद बिक्री नहीं कर रहे कि एक वस्तु है, तो इसको बोलते हैं दुर्व्यापार। और इसे दिक्कत क्या सोचो, इसे आपके पास ये अधिकार ना हो तो कोई भी आपका यूज़ कर सकता है किस तरीके से। और सामान्य संदर्भों में आपको कभी कभी देखने को भी मिलेगा। जो आपने खुदा हाफिज मूवी देखा हो तो उस मूवी में एक वो रहता है, जिक्र रहता है कि वो किसी और उद्देश्य से, उसको काम के उद्देश्य से अलग देशों में उसको बुलाया जाता है। वहाँ जो लड़की होती है, हीरोइन होती है उस एक कैरेक्टर की, और वहाँ पे वो काम करने के उद्देश्य जाती है, लेकिन उसका उपयोग किसी और उद्देश्य से किया जाता है। तो वही बेसिकली आप किसी और उद्देश्य से, या फिर आपको ये दे दिया जाए कि हाँ आप ये पकड़ो पैसे और इस इंसान को हम ले जाते हैं, तो एक तो गलत भी तरीका है और एक वस्तु के समान खरीद बिक्री भी हो सकता है। तो इस तरह से जो कृत्य किए जाते हैं उसका क्या है, इसमें बैन प्रतिबंधित किया गया है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो आर्टिकल 23 के तहत उसको प्रतिबंधित किया गया। यहाँ पे एक शब्द है बेकार, और बेकार का मतलब ये है कि आपको बिना पैसे के श्रम करवाना, मतलब बेसिकली आपको पैसे नहीं देंगे और आपको काम भी करना पड़ेगा। तो ऐसा भी कोई व्यक्ति आपके साथ करता है तो वो क्या है कि वो आर्टिकल 23 का उल्लंघन कर रहा है, उसके खिलाफ आप कार्रवाई करवा सकते हैं। फिर है बलात् श्रम। बलात् श्रम का मतलब होता है बिना सहमति के, बिना इच्छा के कोई आपसे ज़बरदस्ती काम करवाता, तो उसको बोलते हैं बलात् श्रम। इसके पर ही प्रतिबंध लगाया गया है। चलिए यहाँ लिखा मानव दुर्व्यापार, मानव का वस्तु के समान खरीद बिक्री करना तथा महिलाओं और बच्चों को अनैतिक व्यवसाय में लगाना। जैसे आप ट्रैफिक सिग्नल पे कुछ मूवी आप देखे होंगे, उसमें ट्रैफिक सिग्नल पे बच्चों को लगाया जा रहा है। उस बच्चों को किसी गलत जगह से लाया गया हो, या फिर गलत तरीके से लाया हो, जगह क्या कहना, या फिर वो किसी शिकार बन गया हो, मानव दुर्व्यापार का, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार बन गया हो, और उसके बाद उसको क्या क्या है कि वो ट्रैफिक सिग्नल पे लगा दिया गया। उसमें भी वो दिखाया जाता है कि उसमें आपको एक आंख नहीं है उसका, या फिर पैर से किसी तरीके से अपाहिज कर दिया जाता है, और फिर उसको कहता है कि अब ये काम करो। तो ऐसे काम जो नैतिक नहीं है उसके लिए काम करने के लिए कहना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं मानव दुर्व्यापार के अंतर्गत आता है। बेकार का मतलब बिना पैसा का काम करना। बलात् श्रम किसी व्यक्ति को उसकी इच्छा व सहमति के बिना काम करवाना, जो आप पहले देख चुके हैं। उसके बाद जो यहाँ पे ये लिखा है कि अपवाद में क्या होगा कि सरकार चाहेगी तो सार्वजनिक कार्यों के लिए आपसे ये सेवा लागू मतलब करवा सकता है, सरकार राज्य करवा सकता है। लेकिन वो कैसा कार्य होगा, ये सार्वजनिक कार्य होगा, और सार्वजनिक कार्य के कल्याण के लिए ऐसा करवा सकता है। किसी विशेष उद्देश्यों के समय पे ऐसा कर सकता है कि जैसे अब कोई ऐसा समय आ गया है जिस समय आपको जाना ही पड़ेगा उस कार्य के लिए, तो जाना पड़ सकता है। तो इसको पढ़ लेते हैं। राज्य को सार्वजनिक कार्यों के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने का अधिकार है, परंतु ऐसी सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, वंश, जाति या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि आप किसी को इस उद्देश्य से ले जाएं कि अच्छा आप इस धर्म से काम करो, ये काम करने चलना पड़ेगा आपको। आप इस वंश या जाति समुदाय से आते हो, आपको काम करने चलना पड़ेगा। आप किसी वर्ग विषय से आते हो, उसके लिए आपको काम करने चलना पड़ेगा। यदि किसी सार्वजनिक कार्य में किसी को लगाया जा रहा है तो एक अनुपात ठीक ठाक मेंटेन करना चाहिए। ये नहीं कि कोई व्यक्ति इसी धर्म से होने के नाते वहाँ पे काम करने जाएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो
उसके आधार पे कोई भेदभाव नहीं करेगा कि अच्छा वो धर्म से इस धर्म से इसलिए हम ले जाएंगे, इस धर्म वाले लोगों को नहीं ले जाएंगे। तो वैसा नहीं करना है, आपको कार्य करवाना है। अनिवार्य सेवा लागू कर सकते हैं, राज्य के लिए ये कहा गया है कि आप अनिवार्य सेवा लागू करिए, लेकिन इस सब चीज़ों से, धर्म वंश जाति से ऊपर उठ के आप एक मतलब नॉर्मलाइज तरीके से कि आप किसी को ले जा सकते हैं तो ले जाइए, लेकिन इस किसी धर्म वंश जाति के आधार पर नहीं। ठीक है, तो सरकार चाहेगी तो आपको सार्वजनिक कार्यों के लिए कुछ ऐसे सेवा लागू कर सकती है जो मतलब आपको हो सकता है कि बेकार लगे, बलात्श्रम लगे। बलात्श्रम का मतलब आपकी इच्छा के विरुद्ध हो, लेकिन फिर भी आपको काम करना पड़ेगा क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक कार्य है। ठीक है, अगला देखिएगा आर्टिकल 24 और आर्टिकल 24 में है कि कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन पर प्रतिबंध है। ठीक है, तो और प्रतिबंध इसके तहत जो है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा तथा किसी अन्य खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा। तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। खान का यहाँ पे मतलब है माइनिंग से लिया गया, तो जो कोल माइनिंग फील्ड होता है, कोल माइनिंग हो या फिर किसी तरीके का माइनिंग फील्ड हो, उससे लिया गया है। तो वहाँ पे किसी बच्चों को, ये 14 वर्ष से कम बच्चे को ये काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। अन्य खतरनाक काम का मतलब होता है कि वैसा काम जो कोई जोखिम बड़ा काम हो और किसी भी तरीके हो सकता है, केमिकली जोखिम हो सकता है या फिर आपको किसी और तरीके से शारीरिक जोखिम वाला काम हो सकता है कि आप इतने ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, बच्चे को लगा दिया या फिर किसी कोल माइन फील्ड में लगा दिया जो बहुत खतरनाक है, कब उसमें क्या हो जाए पता नहीं चले। तो ऐसे खतरनाक कामों में आप नहीं लगा सकते बच्चे को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष क्या है 12 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस, बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। मतलब बेसिकली बाल श्रम को रोकने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। 14 वर्ष से कम उम्र के बालक अपने व्यवसाय में काम कर रह सकता है, लेकिन अधिकतम 5 घंटा। ये सब इसका कोई औचित्य नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए। ये सही चीज़ें हैं लेकिन इतना याद नहीं करना है आपको। हाँ, ये याद रखिएगा कि जो बालक है अपने व्यवसाय में काम कर सकता है, 14 वर्ष से कम उम्र का बच्चा, वो भी स्कूल के समय पर नहीं कर सकता। इसमें ये कहा गया है कि अपने व्यवसाय में कोई काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ बच्चे को इतना तो अधिकार होना चाहिए, शिक्षा का अधिकार, क्योंकि सरकार भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया है, तो फिर वो होना चाहिए। और उसके बाद यदि तो समय मिलता है तो आप काम करवाइए उससे, ठीक बात है। अगला जो है वो है धर्म की स्वतंत्रता। और धर्म की स्वतंत्रता में आपको 3 आर्टिकल पढ़ने हैं, 25 से लेकर 28 तक। ठीक है, 25 से 28 तक का आर्टिकल आपको ये इसमें पढ़ना है। 25 में क्या है कि इसके तहत व्यक्ति को अपने धर्म के संदर्भ में 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो कोई भी व्यक्ति जो है वो आर्टिकल 25 के तहत 4 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। उससे पहला जो स्वतंत्रता है वो है अंतःकरण की स्वतंत्रता, उसके बाद मानने की स्वतंत्रता, आचरण करने की स्वतंत्रता और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो 4 तरीके का अधिकार है। अंतःकरण का मतलब यह है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ से किसी धर्म को डिसाइड कर सकते हैं कि हमको ये धर्म को मानना है। ठीक है, जैसे ही आप उस धर्म को डिसाइड करेंगे तो फिर धर्म को आप डिसाइड कर लिए कि अच्छा ये धर्म हमारा होगा और इसी धर्म के साथ हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही डिसाइड कर लिए तो आप उसको मान भी सकते हैं। अब उसको आप एक स्वरूप पे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब ठीक है। उसके बाद आचरण करने की स्वतंत्रता, उसमें नियम होगा। देखिए यहाँ पे आप जो आप काम करें वो विचारों के स्तर पे है, इस विचारों को अप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, अप्लाई करने के साथ साथ उसमें जो धर्म के संबंधित नियम, जैसे पूजा पाठ है, किसी धर्म में नमाज है, किसी में चर्च में जाकर वो जलाना है, तो आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसमें आचरण स्वतंत्रता, नियम को मानना है। अगला जो है प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है। प्रचार प्रसार का मतलब है कि आप अपने धर्मों के बारे में प्रचार प्रसार कर सकते हैं, वो आप कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ये है कि जब प्रचार प्रसार करें आप अपने धर्मों का, तो दूसरे धर्म का अपमान नहीं करना है, ये बात ध्यान में रखना होता है। आप अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करते करते दूसरे धर्म का अपमान करेंगे, ये आपका मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो आप अपने धर्मों का प्रचार प्रसार करिए, लेकिन दूसरे धर्मों के मौलिक अधिकारों का हनन करके नहीं करना है। आप अपने धर्म का, अच्छा ये कैसे होगा कि दूसरे धर्म का आप ये हनन कर रहे हो उसके विचारों का? तो बेसिकली आप गए और कहे कि देखो हमारा धर्म अच्छा और ये धर्म बेकार, और आपने पूरा तर्क दिया उसके सामने पे, तो ये नहीं करना है। आपको कहना है कि हमारा ये धर्म है, हमारे धर्म में ये अच्छी बातें हैं, आपको इसको मानना चाहिए, बस। वहाँ पे कंपैरिजन नहीं आना चाहिए कि हाँ ये धर्म जो दूसरा वाला धर्म है वो सबसे बेकार धर्म है। जैसे ही ये कंपैरिजन आएगा फिर आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। आप सिर्फ अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं,
दूसरे धर्म के बुराई किए बिना। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं। आर्टिकल 26 जो है वो आपको धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। तो आप धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की स्वतंत्रता का अधिकार आपको आर्टिकल 26 में मिला। इसके तहत कार्यों के सब प्रबंधन से जुड़ी सब स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें सभी धर्म के अनुयायियों को संस्था बनाने और प्रबंधन का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने तथा संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार दिया गया है। तो आप अपने लिए संस्था बना सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, संपत्ति के अनुसार प्रशासित करते हैं, सब संपत्ति को विधि के अनुसार प्रशासित करने का अधिकार भी आपको दिया गया है। जैसे आप मंदिर का स्वरूप देख लीजिए, गुरुद्वारे का स्वरूप देख लीजिए, वो मस्जिद का स्वरूप देख लीजिए, वो सब स्वरूप है आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि आप अपने धर्म और उसके संस्था का निर्माण, उसको प्रबंधन, आपने संपत्ति अर्जित किया और जहाँ पे वो बनाया है वो, ये सब आप काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी आप ऐसा करें तो ये रहना चाहिए कि वो विधि के अनुसार से प्रशासित होना चाहिए। ठीक है, गलत तरीके से नहीं। अब ऐसा नहीं कि आप मनमानी करेंगे धर्म के नाम पे, विधि के अनुसार से काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये किसी व्यक्ति को अधिकार मिला हुआ। अब इसमें देखिए एक दो बात यहाँ पे लिखा हुआ जो बात हम करें। इसके तहत दिए गए अधिकार को लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य के मामलों के अधीन रहकर कार्य करना होता है। जब भी आप ऐसा कार्य करें तो लोक व्यवस्था का ध्यान रखें, सदाचार का ध्यान रखें एवं स्वास्थ्य के मामलों के अधीन रहकर कार्य करना होता है। आप मनमानी तरीके से नहीं कर सकते हैं। आपने कोरोना के समय पे एक शब्द सुना होगा, तबलीगी जमात। ये आप अब भी जाकर साइट टाइप कर सकते हैं, ये यूट्यूब पर टाइप कर सकते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा आपको। ये लोग बेसिकली अपने धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले एक समूह वर्ग के लोग हैं, और भी इनका कोई काम होगा, लेकिन एक सामान्य स्थिति में समझिए कि धर्म के प्रचार प्रसार करने वाले लोग हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कोरोना के टाइम पे ये हुआ था कि जब इतने ग्रुप समूह के लोगों को इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं थी, फिर भी इन्होंने इकट्ठा हुआ और पूरा प्रचार प्रसार किया। ऐसा देखा गया कि उसमें से कुछ लोगों को ये जो कोरोना बीमारी है उसके सिम्टम्स थे, लक्षण थे, फिर भी उन्होंने ऐसा किया। और उनके ऐसा करने से क्या होगा, जब वो लोग फिर बाहर जाएंगे तो फिर उतने लोगों को वो वायरस फैलेगा। तो कहने का मतलब ये लोक व्यवस्था जो है और स्वास्थ्य मामला उससे एक थोड़ा सा जुड़ा हुआ है। इसलिए आप प्रबंधन करते करते और प्रचार प्रसार करते करते ऐसा कुछ कार्य नहीं करेंगे जिससे कि दूसरे को या लोक व्यवस्था को हानि पहुंचता हो। आप लोग ये सब करते हुए लोक व्यवस्था का ध्यान रखें, सदा ये स्वास्थ्य का ध्यान रखें, ये भी इसमें कहा गया है। आर्टिकल 27 में है कि राज्य किसी व्यक्ति को ऐसे करों को भुगतान करने के लिए नहीं कह सकती है, करने के लिए नहीं बाध्य नहीं होगा जिससे आय के किसी धर्म विशेष की उन्नति के विकास के लिए व्यय किया जाता है। मतलब आपको सिर्फ इस नाम के लिए कि हमने सनातन धर्म के लोगों को, जिसको आप हिंदू धर्म कहते हैं, या इस्लाम धर्म के लोगों का, सब धर्म का नाम ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक धर्म का नाम लेना भी ठीक नहीं है। और या ईसाई धर्म के लोगों को आप सिर्फ इसलिए किसी से टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं या फ़ी कलेक्ट कर रहे हैं कि हमको इस धर्म को विकास करवाना है, इस धर्म को विकास करवाना है, या इस धर्म को विकास करवाना है, तो आप ऐसा करने से बचिएगा, क्योंकि ये सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है कि किसी एक धर्म विशेष के लिए आपसे कोई टैक्स या फ़ी कलेक्ट करे, ऐसा नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। राज्य, यहाँ पर टैक्स नहीं देखिएगा, टैक्स ध्यान रखिएगा। ठीक है, राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा, किंतु राज्य विभिन्न धर्मों को सम्मान देते हुए धन खर्च करता है तो इस अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। तो राज्य किसी भी धर्म के लिए ऐसा काम नहीं करेगा कि उसका ये काम करेगा। अब आपको किसी को लगता है भाई ऐसे कैसे, आप तो कह रहे हो कि फिर उर्दू विद्यालय क्या थे, कि वो उर्दू विद्यालय वहाँ शिक्षा का संदर्भ में है, धर्म के बढ़ावा देने के संदर्भ में नहीं है। तो आप ऐसा ना समझे कि वो धर्म को बढ़ावा दे रहा है, उस शिक्षा के संबंध में कि कोई उस वर्ग का व्यक्ति, ये अभी एक बच्चा बहस कर रहा था इसी बात को लेकर, अभी आगे आएगा आपको एक शिक्षण संस्थान भी आएगा। ठीक है, तो उस संदर्भ में है, वो धर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं लाया गया, वो धर्म उस धर्म के वर्ग के लोगों को शिक्षित करने के लिए लाया गया है। क्या राज्य किसी धर्म विशेष की उन्नति के लिए राजकीय धन का प्रयोग नहीं करेगा। ठीक है, राजकीय धन प्रयोग नहीं करेगा, किंतु विभिन्न धर्मों को सम्मान देते हुए धन खर्च करता है
तो इस अनुच्छेद का उल्लंघन है। मतलब कह रहा है कि 12 ये जब बराबर लोगों को, मतलब यदि अब 100 रुपये है हमारे पास और 4 अलग अलग धर्म हैं तो चारों को 25-25 रुपये दिए जा सकते हैं, लेकिन ऐसे सामान्य स्थिति में नहीं कि आप ये डिफ़र कर रहे हैं, मतलब अंतर करके किसी को ज़्यादा किसी को कम कर, ऐसा नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे, अनुच्छेद 28, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। तो कोई राज्य विधि से पूर्णतः जो पोषित होगा उस शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये बात कहा गया है। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, पर विद्यार्थियों को बलपूर्वक बाध्य नहीं कर सकता। तो पूर्णतः पोषित जो शिक्षण संस्थान है उसमें आपको किसी तरीके की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। धार्मिक शिक्षा का मतलब है अगेन वही बात है कि आप धर्म को बढ़ावा देने के लिए ऐसा काम नहीं करेंगे, आप उस धर्म के शिक्षा, मतलब वो उर्दू इसलिए पढ़ा रहे हैं या फिर जो भी आप भाषा इसलिए पढ़ा रहे हैं कि उस वर्ग के लोगों को शिक्षित किया जाएगा, बजाय कि आप उस धर्म के बारे में जानकारी दे रहे हैं उस शिक्षण संस्थान के अंतर्गत। लेकिन बात करना, जब ये विरोध होता है लोगों का, तो ये विरोध के पीछे देखिए दिक्कत वो है कि शिक्षा का संदर्भ है और यहाँ पे धर्म की बात की जा रही है कि आप धर्म नहीं पढ़ाएंगे, आप ये नहीं बताएंगे कि इस्लाम क्या है। आप ये शिक्षा दे सकते हैं कि आपको उर्दू पढ़ना है, तो उर्दू चूँकि उस वर्ग के लोगों को सहायता होगी शिक्षा प्राप्त करने में, तो उसके लिए आप कर सकते हैं। राज्य द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त किसी संस्थान में धार्मिक शिक्षा दिया जा सकता है, पर विद्यार्थियों को बलपूर्वक बात नहीं कर सकता। यदि कोई आर्थिक सहायता है या मान्यता प्राप्त है राज्य द्वारा तो उसमें दिया जा सकता है, लेकिन फिर आप जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये भी ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो है आपका वो होगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अगेन वही जो अभी रिपीट होगा जो पहले आप देख रहे थे, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 19 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की बात किया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को जिसकी अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि, संस्कृति उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त, इसमें देख लो ये क्या है 29 में इसमें आपको ये कहा गया कि जो भी जिसका भी जो कल्चर है उसको वो बनाए रख सकता है, जो भाषा है, कोई संस्कृति है, खान पान का तरीका है, तो उसको बनाए रखेगा, उसके पास अधिकार है। आर्टिकल 29 के तहत वो अपने ये भाषा संस्कृति को बनाए रख सकता है। राज्य निधि द्वारा, राज्य यहाँ पे आप राज्य निधि की जगह पे आप फंड भी लिख सकते हैं, ये बेसिकली इसका इंग्लिश फंड होता है। तो राज्य फंड से सहायता प्राप्त किसी भी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं कर सकता है। तो यदि कोई राज्य द्वारा फंडित है, ठीक है, अब कभी कभी हो सकता है कि किसी वर्ग के लिए आरक्षण हो, क्योंकि उसमें उस वर्ग के समुदाय को ज़्यादा बढ़ाने की बात की जाए तो ऐसा हो सकता है। राज्य निधि द्वारा सहायता प्राप्त किसी शिक्षा संस्थान में प्रवेश से किसी नागरिक को केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, भाषा के आधार पर वंचित नहीं किया सकता है, ये ध्यान रखना है। तो आप जो भी फंडिंग है उसमें ऐसा नहीं कर सकते। फंडिंग का मतलब जो राज्य के पैसे से बना हुआ है, राज्य के पैसे से पोषित हो रहा है, उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते। अनुच्छेद 30 है, इसके तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा, ये यहाँ पे दिया गया है। तो इसके तहत अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा संस्था की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। तो जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है अपने अनुसार से वो शिक्षा संस्था की स्थापना कर सकते हैं, प्रशासन कर सकते हैं, लेकिन फिर अगेन वही उचित तरीके से करना है। शिक्षा संस्थाओं को सहायता देने में राज्य किसी धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। तो यह ध्यान रखना है कि कोई भी सहायता दिया जाएगा तो भेदभाव के आधार पर नहीं, ठीक है। अगला है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार में अनुच्छेद 32, इस अनुच्छेद के द्वारा भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा संरक्षण की चर्चा है। अब जितना भी आपको ये आर्टिकल के तहत आपको अधिकार दिए गए हैं 14 से लेके 32 में, अच्छा ये अपने आप में भी एक मौलिक अधिकार है। आपको संवैधानिक उपचारों का, आप न्यायालय आपके अधिकारों का संरक्षण करेगी, यह भी अपने आप में मौलिक अधिकार है, समझ लीजिए। अब इससे भी इनकार नहीं कर सकती है न्यायालय, तो मतलब संरक्षण भी अपने आप में मौलिक अधिकार है, तो इनकार करना तो बनता ही नहीं है, तो फिर आपको संरक्षण करना पड़ता है न्यायालय को। इस अनुच्छेद के तहत भाग 3 के तहत जो है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा संरक्षण किया जाएगा, तो ये ध्यान रखना है। ये अगला वर्ग है बेसिकली आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके अंतर्गत आर्टिकल 32 पढ़ना होता है। अनुच्छेद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को, इस अनुच्छेद को इसे नहीं लिखिएगा, इस अनुच्छेद को लिखिएगा। इस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा है। तो आत्मा कहने का मतलब ये है कि जैसे मान चलो कि ये अधिकार आपके पास नहीं होता तो फिर आप
बाकी अधिकार लेके कर भी क्या सकते थे, ठीक है। मतलब आपके पास अधिकार है, लेकिन न्यायालय आपके अधिकारों का संरक्षण नहीं कर रहा है। कोई भी आ रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन न्यायालय कह रहा है हमको क्या लेना देना है, ठीक है। और वो सामान्य स्थिति के कानूनों के तहत कोई अब वो उस पर कार्रवाई हो रहा है, तो फिर क्या ही फ़ायदा पूरे अधिकार का, तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए चूँकि इस अधिकार का ही फ़ायदा, चूँकि अपने आप में ये मौलिक अधिकार है, न्यायालय आपके अधिकारों का संरक्षण करे, ये अपने आप में एक मौलिक अधिकार है, इसीलिए इसको ये भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। क्यों, चलिए आगे। इस अनुच्छेद के तहत हाईकोर्ट एवं अनुच्छेद 226 के तहत सुप्रीम कोर्ट को किसी व्यक्ति का मूल अधिकार, ये बात गलत लिखा हुआ है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट एवं अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट, उल्टा लिखा गया है यहाँ पे। हाई कोर्ट किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों के संरक्षण में 5 प्रकार के रीट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को 32 के तहत और अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार मिला हुआ है किसका, हाई कोर्ट को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्या सकता है मूल अधिकारों का, ये मूल अधिकारों के संबंध में 5 रीट जारी कर सकता है। तो ये देख लीजिए नीचे में। पहला है परमादेश। इसका अर्थ होता है हम आदेश देते हैं कि इसके माध्यम से न्यायालय, परमादेश इसका अर्थ होता है कि हम आदेश देते हैं कि इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी को आदेश देते हैं कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने के लिए बाध्य है, जिससे करने से मना कर दिया। परमादेश का मतलब यह है कि जैसे मान के चलिए कि किसी के पास गया और वो कह रहा है कि हम नहीं करेंगे ये कार्य, अच्छा वो अधिकृत है उस कार्य को करने के लिए, लेकिन फिर भी मना कर रहा है, तो न्यायालय उस अधिकारी को आदेश देगा कि देखो तुम ये काम करोगे किसी भी तरीके से। जैसे मान चलिए कि FIR करने का अधिकार थाना में जहाँ है, ठीक है, वो आप गए वहाँ पर कह रहा नहीं हम नहीं करेंगे FIR, तो फिर उस आधार पे है कि आपको करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप इसके लिए अधिकृत हैं। इसमें यह कहा गया है कि ये जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध लागू नहीं होता है, मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल को न्यायालय आदेश नहीं दे सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। प्रतिषेध, इसका शाब्दिक अर्थ है रोकना। यह रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायालय अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया सकता है जब अब वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मामले की सुनवाई कर रहा हो, तो उसके माध्यम से उस कार्य को तत्काल रोकने का आदेश देता है। क्या इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। यह रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायालय अधिकरण के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। तो ये ध्यान रखना, अधीनस्थ न्यायालय अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब होता है उसके नीचे के न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के नीचे के न्यायालय, तो इसमें आपको हाई कोर्ट भी आ जाएगा। तो और इस यदि वैसा कोई सुनवाई कर रहा है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो उसके लिए उसको रोका जा सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। अगला उत्प्रेषण में है, यह रीट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या न्यायालय अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यह रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसके विरुद्ध जारी किया सकता है जब उसने अपने क्षेत्र अधिकार के बाहर के मामले पर निर्णय सुना दिया। इस रीट के देने वाला यह निर्णय समाप्त हो जाता है। अब इसके पहले वाले में आप देखे थे कि उसमें यदि कोई निर्णय पे सुनवाई कर रहा है, कोई फैसला सुनवाई कर रहा है किसी भी केस पे, तो ऐसा उस पर रोक लगाया जाएगा। इस वाले में क्या है कि यदि वो निर्णय सुना दिया है अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर, तो उस निर्णय को समाप्त करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट का इसके तहत, ठीक है। अधिकार परीक्षा है, इसका अर्थ होता है आपका क्या प्राधिकार है। यह रीट तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति ऐसे प्राधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिस कार्य को करने के लिए उसे वैधानिक अधिकार नहीं प्राप्त था, तो न्यायालय इसके तहत उस व्यक्ति से पूछता है कि उससे किस अधिकार से कार्य किया है। कहने का मतलब ये है कि न्यायालय ये पूछेगा उससे कि भाई बताओ किस अधिकार से कार्य किया हो, जिस काम के लिए तुम एलिजिबल ही नहीं हो, जिस काम के लिए तुम्हारे पास अथॉरिटी नहीं है, फिर भी तुमने ये कार्य किया है, किस अधिकार से किया है, तो ये न्यायालय उससे पूछता है। तो इसके पास ये है, ये अधिकार परीक्षा में ये सबसे ऊपर होना चाहिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ बंदी प्रत्यक्षीकरण। चलो ठीक है, कोई नहीं। बंदी प्रत्यक्षीकरण हैवियस कॉर्पस बोलते हैं इसको, और लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है सशरीर उपस्थित कराना। यह रीट सुप्रीम कोर्ट द्वारा तब जारी किया जाता है जब किसी व्यक्ति को लोक अधिकारी या अन्य व्यक्ति द्वारा हिरासत में रखा गया। अगेन वही, जब आप बात करते हैं ये आर्टिकल 22 की, तो उसके संदर्भ में आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो एक जय भीम मूवी है, उसमें ये दिखाया गया है, पूरी घटना का वर्णन किया गया है। आप जय भीम मूवी देखेंगे तो उसमें आप इस पूरी घटना का वर्णन किया गया है। और इसमें क्या मतलब यह है कि आपको मान के चलिए कि लोक अधिकारी का मतलब लोकल पुलिस वगैरह जो भी है,
वो आपको पकड़ लिया है, 1 सप्ताह से रखा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हुआ है, ठीक है। न्यायालय तक अभी तक बात ही नहीं गया, तो न्यायालय उससे ये इस रीट का प्रयोग करते हुए उसको संज्ञान में लेता है कि मामला क्या है। तो जय भीम मूवी में यही दिखाया गया, इस रीट का प्रयोग किया गया है, तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अनुच्छेद 33 है, यह संसद को यह शक्ति देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों एवं खुफिया एजेंसियों एवं अन्य मूल अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है। तो संसद को शक्ति देता है कि जो भी ये लोग हैं, सशस्त्र बल हैं, ठीक है, सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, खुफिया एजेंसी है, उनके मूल अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जाए। अब देखो, इनके मूल अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए तो मामला क्या हो जाएगा, मतलब फिर काम कौन करेगा। हर बात पे ये लोग आ जाएंगे कि देखो अब हमारा हड़ताल हो गया तो ये हो गया वो हो गया, तो फिर काम कैसे होगा। दिक्कत ये है, ये लोग हड़ताल पे चले जाएंगे तो फिर पूरा प्रशासन व्यवस्था का स्थिति बेकार हो जाएगा, इसलिए इनके ऊपर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया। आप देखिए कि बैंक में क्या है कि बैंक का हड़ताल हो गया, कुछ लोग मतलब जो भी ग्रुप समूह के लोग रहते हैं, अपने ग्रुप के लोगों के लिए जो भी बात होती है उसको मनवाने के लिए ऐसा कर देते। शिक्षक लोग चले जाते हैं हड़ताल पे, मेडिकल वाले लोग चले जाते हैं, फिर ऐसे यदि सेना चला गया, पुलिस चला गया तो फिर पूरा अव्यवस्था फैल जाएगा। इसीलिए ऐसा कहा गया कि इनके अनुच्छेद 33 के तहत संसद को शक्ति दिया गया है कि वो इनके मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकता है, ठीक है, और उचित प्रतिबंध होगा। अनुच्छेद 34 इसके अंतर्गत भारत के किसी भी क्षेत्र में यदि सैन्य अधिनियम लागू है तो संसद कह सकती है कि वह अधिकारों पर प्रतिबंध लगा सकती है। अब मान चलिए किसी भी क्षेत्र में यदि ये सैन्य अधिकार लागू है, ठीक है, और आप उसके सैन्य अधिनियम लागू है तो वो आप उस समय पे आपके मौलिक अधिकार का प्रतिबंधित हो सकता है। तो आप ये नहीं कहेंगे कैसे हमारे मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित कर दिया, क्योंकि उस क्षेत्रों में सैन्य अधिनियम लागू है तो आपके मौलिक अधिकार का प्रतिबंध हो सकता है। अनुच्छेद 35 है, इसके तहत संसद के केवल कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए 35 के तहत इसके तहत संसद के केवल कुछ मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो संसद को शक्ति प्राप्त है कि वो मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ नियम बदलाव कर सकता है और कुछ ला सकता है या कुछ हटा सकता है, जो भी करने का वो कर सकता है, ठीक है। तो आर्टिकल 35 के तहत उसको अधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय अगेन और उच्च न्यायालय के रीट जारी करने का अधिकार में अंतर होता है, तो ये देख लीजिए। सर्वोच्च न्यायालय जो रीट जारी करता है वो करता है आर्टिकल 32 के तहत, और ये 226 के तहत रीट जारी करता है। ये केवल मूल अधिकारों के संबंध में रीट जारी कर सकता है या मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रीट जारी कर सकता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि हाई कोर्ट का ज़्यादा पावर है, तो यहाँ पे आपको है। यदि मांग के उचित हो तो रीट जारी करने हेतु बाध्य है, लेकिन ये मांग उचित नहीं हो तो ये आपको दूसरा सुझाव भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का क्या है कि यदि आपका मांग उचित होगा तो वो सिर्फ रीट जारी करेगा, लेकिन ये दूसरा सुझाव भी दे सकता है। हाई कोर्ट आपको दूसरा सुझाव दे सकता है। यह हाई कोर्ट के विरुद्ध उत्प्रेषण रीट जारी कर सकता है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट के विरुद्ध नहीं जारी कर सकता है उत्प्रेषण रीट। मतलब आप ये सुप्रीम कोर्ट नहीं जारी कर सकता, क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय तो आता नहीं, सबसे ऊपर में है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और यहाँ पे अधीनस्थ सुप्रीम कोर्ट के नीचे है हाई कोर्ट, तो अधीनस्थ न्यायालय के खिलाफ भी जारी कर सकता है। सबसे ऊपर में तो सुप्रीम कोर्ट ही है। और विदेशियों को प्राप्त मूल अधिकार में ये नंबर है, और इसको नंबर देख लीजिएगा आप। आर्टिकल जो राष्ट्रीय आपातकाल उसके दौरान पे केवल 20 और 21 आर्टिकल जो है वो वंचित नहीं किया जा सकता किसी व्यक्ति को। बाकी सब आर्टिकल आपका प्रतिबंधित हो जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान, लेकिन 20 और 21 आपका चलता रहेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बाकी ये चैप्टर खत्म हो चुका है और इसमें एक बच गया 31 और 19 वाला जो है 19/1 वाला जो संपत्ति वाला मामला है, उसको हम देखते हैं, अलग से लाते हैं उसको वीडियो को। तो ये आपका जो वर्तमान में जो पढ़ने वाला चैप्टर है मूल अधिकार के संबंध में, वो पूरा खत्म हो चुका है और सवाल आपके पूरे बन जाएंगे। बना के देखिएगा इसको पढ़ने का। जो भी लगे आपको इस वीडियो के बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाय बाय।